Then second, we have clarity in working relationships. You can even write here superior subordinate relationship. In organizing, everyone knows who is whose boss. ठीक है, कौन किसका बॉस है, to whom he or she is answerable, वो किसका सबऑर्डिनेट है, उसको किसके ऑर्डर मानने चाहिए, और बॉस को भी अपने टीम मेंबर्स के बारे में पता है. Means organizing में we prepare a duty chart, we prepare a level of management, and everyone knows in my organization where he has to report. When in the morning he just gives the biometric attendance and where he has to report. उसको कौन सी ऑफिस में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, किस बॉस के पास उसने जाके पूछना है कि आज की मेरी ड्यूटी क्या है. Because we have circulated the duties among them. Working a relationship, clarity है. Nobody is having like confusion. Nobody will be having a chaos in their mind कि उनको क्या करना है. Because एक दिन मतलब previous day जाने से पहले बॉस ने बता दिया कल आते ये काम करना. It means कि in the very next day when they will come to the organization, they have a clear-cut idea what they have to do today. एक दिन पहले ही उनकी ड्यूटी उन्हें बता दी जाती है. This is what we call clarity in working a relationship. Nobody will sit idle. कोई भी बेकार नहीं बैठेगा. जब कोई भी बेकार नहीं बैठेगा, हर बंदा अपनी allocated ड्यूटी को परफॉर्म करेगा. अगला पॉइंट भी क्लैरिफाई हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. What is the meaning of optimum utilization of resources? Resources doesn't mean only physical resources like raw material. Resources do mean your human resources, money, physical resources मतलब raw material. तीनों चीजों का optimum utilization होगा, मींस कुछ भी वेस्ट नहीं होगा. जब काम मैंने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बांटा है, कोई भी बंदा उस प्रोसेस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा. मैं एक नई मशीन लेके आई हूं, मैंने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी नहीं और अगले दिन ही बोल दिया चलो चलाना शुरू करो. They will get injured. Human resource waste हुए. They will be not knowing how to handle the things. जब उनको इंजरी हो गई, how to insert the raw material. अगर raw material left hand side से insert करना था, they were putting the raw material in the machine from the right hand side, so it got damaged. मशीन ही जाम कर दी उन्होंने. So that is what we call wastage of resources. But once in organizing, you just prepare them, you just make it sure that they now know or they are being prepared for handling the new machine. तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग उन्हें मतलब ट्रेंड बंदे को ही भेजेंगे उस मशीन पे काम करने. तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है किसके कारण, ऑर्गेनाइजिंग के कारण. तो कोई भी रिसोर्स कभी भी वेस्ट नहीं होगा. ये भी मैं कल बता के गई थी, अडेप्टेशन टू चेंज. ये चेंज का साइन होता है स्टैट्स में या मैथ्स में, है ना, डेल्टा बोलते हैं इसे. तो मैंने ये डाल दिया. ठीक है, अडेप्टेशन टू चेंज. वंस यू सी एनी चेंज और आपको लगता है कुछ भी नया मेरा सीखने का मन नहीं है, आउटराइटली यू प्रोटेस्ट. लेकिन इससे पहले कि आप प्रोटेस्ट करो या उस चीज को रेसिस्ट करो, आपका सीनियर आपको कन्विंस कर ले. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स हैं, उस डिपार्टमेंट का एक हेड है, उस हेड के अंडर आगे मेंबर है. हर डिपार्टमेंटल हेड की ड्यूटी लगा देगी तूने अपने मेंबर्स को कन्विंस कर. इट मींस कि nobody will resist the change, nobody will protest the change because the seniors have been given an authority to convince them at any cost. So they will be ready to bring that change in the organization. एक इंपोर्टेड मशीन यूएसए से आनी थी. एम्प्लॉयज के मन में पहले डर था जब मशीन आएगी तो 50% बंदों को निकाल दिया जाएगा. लेकिन हर डिपार्टमेंटल हेड ने अपने मेंबर्स को कन्विंस किया, निकाला किसी को नहीं जाएगा, हमारा काम पहले से आसान हो जाएगा. You need not to do now any type of manual work. Everything is being done with the help of machinery. So they got convinced. Otherwise उन्होंने आइडिया बना लिया था हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे. लेकिन स्ट्राइक पे जाने से पहले और उनकी बात पूरी होने से पहले मैनेजर ने अपने टीम मेंबर से बात कर ली. और मैनेजर अपने टीम मेंबर से कब बात कर सकता है और कैसे बात कर सकता है, अगर ऑर्गेनाइजिंग हुई. ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो अपने मेंबर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं एंड दे गेट रेडी टू ब्रिंग द चेंज. तो किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट, किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक नहीं हो पाती हमारी ऑर्गेनाइजिंग में. दिस आई नीड टू रीड. पहले तीनों कल मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़वा दिए हैं. अडेप्टेशन टू चेंज पे देखिए. The process of organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. Even आपके आसपास में अगर सराउंडिंग्स में भी कोई चेंजेस हो रही हैं, अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बढ़िया है, आप उन चेंजेस को पहले से ही इमेजिन कर लेते हो, आप उन चेंजेस को पहले से अडैप्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. It allows the organization structure to be suitably modified. जो आपके आसपास चेंजेस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप में भी चेंजेस कर लेते हो. कोविड-19 ने हर ऑफिस, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी को सिखा दिया कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल क्लासेस हो, ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है. इट मींस कि एवरीबॉडी अडैप्टेड दैट चेंज.
ठीक है, दो MNCs they are also allowing their employees to work from home, WFH. So earlier this concept was not in our mind anywhere, but now it has been made possible and everyone adapted the change. ठीक है, तो कई बार आप अपने सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ता है आपको चेंजेस को देखते हुए। और ये सारा सिस्टम कैसे हुआ? लाइक मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल को बोला होगा कि हमें सेशन उसी दिन स्टार्ट करना है, यू हैव टू ब्रिंग द चेंजेस। ठीक है, वो अप्रैल 19 नहीं, अप्रैल 20 मेरे को नहीं भूलता, जब 5 अप्रैल को हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। Nobody was prepared for it, but it was 31st or 1st April. They conducted a meeting. They taught us about the Zoom classes, how to switch on, how to switch off, how to make the IDs, etc. And we people were not coming to school, and that all is being done again online. It means कि हमारी पहली meeting जो हुई principal के साथ, that was also online, and whereby they called the expert of that app. उस ऐप के एक्सपर्ट के साथ हमारी डिस्कशन करवाएगी कि हाउ आई वाज अगेन डाउटफुल एट द टाइम कि हाउ आई विल बी यूजिंग द बोर्ड। इफ यू रिमेंबर, तो इन द इनिशियल डेज आई वाज यूजिंग दैट कीबोर्ड ना ऑफ माय लैपटॉप। ठीक है, मेरे को बोर्ड तब यूज करना नहीं पता था। धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, वी ब्रॉट द ब्लैक बोर्ड एट होम and then we learned how to share the screen, and then I started the question on the blackboard, right? So this is what organizing, because they guided us and we brought the change and we adapted ourselves. So it happened with everyone. Whosoever was working from home, they adapted themselves. Okay? Every day they were learning something digitally. So same is going to happen in your organization itself, which is the biggest importance of organizing, that changes becomes possible. और आप बहुत आसानी से उन चेंजेस को अडेप्ट भी कर लेते हो। और ये क्यों होता है? देखो उसने बड़ा अच्छा लिखा है, It allows the organization structure to be suitably modified. आप अपने आप को modify कर लेते हो, and the revision of interrelationships amongst the managerial levels to pave the way for the smooth transition. Transition का मतलब है यहाँ पे change है. This line he can pick. It allows the organization to be suitably modified and revision of interrelationship. मतलब पहले कहीं लड़ाई झगड़े हैं और कॉन्फ्लिक्ट है, सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट की आपस में नहीं बनती, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर की अकाउंट्स मैनेजर के साथ नहीं बनती, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग इस ढंग से हुई है कि हम उन्हें कहते हैं देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी किसी का यहाँ पे दुश्मन नहीं है, सबने मिलजुल के काम करना है. सो दे विल बी रिवाइजिंग देयर इंटर रिलेशनशिप, दे विल बी एक्नॉलेजिंग देयर इंटरडिपेंडेंस. अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बिना कोई डिपार्टमेंट काम कर सकता है? जब तक वहां से पैसे रिलीज नहीं होंगे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते. सो यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, तो इंटर रिलेशनशिप भी क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं. एंड दिस विल पेव द वे फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन. जब आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो डेफिनेटली चेंज यू कैन इजीली ब्रिंग. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नेम इट. This line he can pick and he can ask. This is one of the point of importance. Name it. You will be answering it as adaptation to change, because transition word अपने आप में एक tagline है. Yesterday there was a seminar. मैंने अभी थोड़ी सी clipping ही देखी है, webinar था rather. He told us that MCQs can be of 3 types. One MCQ will be simple, कि option है, एक correct option आपको choose करनी है. Another will be complex MCQs. You know, complex MCQs, well, that will be statement based. पहले वो खुद स्टेटमेंट देगा, फिर आंसर भी स्टेटमेंट वाइज ही होगा. ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट को, गिवन स्टेटमेंट को एमसीक्यूज के ऑप्शन वाले स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके आंसर करना होगा. एंड देन असर्शन एंड रीजंस. असर्शन एंड रीजन मैं भी कोशिश करती हूँ, जहां से भी मेरे को मिल जाते हैं आई यूज्ड टू पुट, जैसे मैंने अकाउंट्स में डाले थे. असर्शन एंड रीजन भी तभी आप आंसर कर पाओगे जब आपने वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ा. ठीक है, तो एमसीक्यूज आर नॉट गोइंग टू बी द सिंपल एंड द स्ट्रेट क्वेश्चंस. MCQs will be there. One will be simple category, another will be complex, and then assertion and reason. And third thing he was saying, like MCQs की शायद वो different parts बनाएगा. अभी sample हमारे पास आ जाएगा, और उन different parts में choice भी है, internal choice भी है. Like अगर first section में कितने MCQ आने हमें, 40 MCQ आने. मान लो उसने 2 section में divide किया, हर section में 25 MCQ है, आपको 20-20 attempt करने दोनों में. This is an example I am giving you. Means internal choice can be there. Some additional question, 20 to 25% additional question they will be putting in the paper, and you will be asked to select them. और जो आप सबसे पहले ऑर्डर में सेलेक्ट करोगे उसी की चेकिंग होगी, उसी की इवैल्यूएशन होगी. So we will get certain sample papers, then the things will be made more clear to us. लेकिन अभी लेक्चर में उन्होंने ऐसा ही बताया. So don't take the things lightly and easily. MCQ यहाँ हमने कर ही लेने हैं. No, it is going to be tough. और उसने यही बोला है 10% सिर्फ इजी होगा, बाकी मीडियोकर क्लास के लिए भी होगा, टफ का भी लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल भी होगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ऑफ 90 मिनट्स, ये भी आपको पता है.
90 मिनट्स में 40 एमसीक्यूज आपको आने हैं, राइट, और 40 मार्क्स का पेपर है। 90 मिनट्स मींस 1.5 आवर सोचने का भी टाइम है, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी हैं। न्यूमेरिकल्स में कई बार न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखने हैं, करेक्ट आंसर आपको कैलकुलेट करना। बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट प्रैक्टिकल, लेकिन अकाउंट्स में तो आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है, राइट आंसर ढूंढने के लिए, राइट। बोलो, इकोनॉमिक्स में भी नेशनल इनकम में होगा, नेशनल इनकम है ही नहीं पार्ट 1 में, प्रैक्टिकल नहीं है ना इकोनॉमिक्स में कोई भी, ओके। देन आई रोट हियर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी फीचर था, अगर आपको याद हो, या उसका भी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस था चैप्टर 2 में। इट लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन? हु विल टेल? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मींस, यस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? चलो ये बताओ पहले। मोदी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, कुछ मामलों में दे आर लीडिंग अदर पार्टीज, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब है उसका? एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इफेक्टिव वो भी, whatever work they allocate they get it done, whatever time they allot to their juniors they get it done within that time framework, और कोई भी उनका जूनियर उनको ना नहीं बोलता, वो अपना ऑर्डर सबसे मनवा लेते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्मूथ वे में चलता है, किसी भी तरह की कोई बॉटलनेक और रुकावट नहीं आती। दिस इज व्हाट वी कॉल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मेयर को बोलते हैं, ठीक है, कई जगह पे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही क्या है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी? किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में कोई कंफ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कुछ स्मूथ वे में चलता रहे। दिस इज व्हाट वी कॉल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जी उसने क्या लिखा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर यस, जब हर बंदे को अपनी जॉब के बारे में पता है, हर बंदे को अपने वर्किंग रिलेशन के बारे में पता है, हर बंदे को अपनी ड्यूटी के बारे में पता है, विल देयर बी एनी कंफ्यूजन इन देयर माइंड? Will there be any type of chaos? So everything will be in order itself. ठीक है, हर बंदे को हर चीज की क्लैरिटी है, उसे किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन होती भी है तो वो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करता, वो अपने हेड से पूछता, एंड हेड इज इमीडिएट टू हिम, ठीक है। और हेड के साथ उसके कई बार फ्रेंडली रिलेशन हेड बना के रखता है कि डोंट अफ्रेड फ्रॉम मी, एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू जस्ट कम टू मी, वी आर हियर टू सॉल्व इट। So such type of working relations will always help to have this effective एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूजन रिमूव होती है क्योंकि सबको सारी बातें पहले से बता दी जाती हैं, किसी भी तरह की डुप्लीकेशन नहीं होती। मिस्टर ए ने भी वो काम कर दिया, बी ने भी वो कर दिया, लेकिन बॉस ने तो बोला था सिर्फ ए करेगा, बी तो कोई दूसरा काम करेगा, तो दूसरा काम अनअटेंडेड रह गया ना। दिस इज व्हाट वी कॉल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। लेकिन ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने ए को भी काम बताया हुआ, बी को भी बताया, ठीक है, सी को भी पता है कि उसने क्या करना है। एवरीवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग टोल्ड व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम और हर। So it will leads to clarity, it will avoid confusion, it will avoid duplication. फिर से मेरे वाली लाइन ही बोल रहा है, clarity in working relationships enable proper execution of the work. हर बंदे को पता है मैंने कौन से बॉस की बात माननी है। Execution of work का मतलब क्या होता है? वो अपना काम सही ढंग से और सही टाइम पे करे। He will be implementing the order, he will be executing the work. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली काम वर्कर्स ने करना होता है। Management of an enterprise therefore becomes easy. And this brings effectiveness. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी होती है ना, ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होती है। फॉर माय कॉमर्स स्टूडेंट्स दे शुड नो दिस फैक्ट दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ वाइडर स्कोप एंड मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट। मैनेजमेंट का सिंपल फंडा क्या है? गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, और मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग so that goals or objectives can be effectively and efficiently achieved. और एडमिनिस्ट्रेशन में इसके अलावा भी ये होता है that avoiding of conflicts, there should be clarity of the relationship, avoiding of any type of confusion. This all is being included in administration itself. Law and order बना के रखना, लड़ाई झगड़े खत्म करना, किसी भी तरह की स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी कभी भी ना हो हमारे वर्कर्स में। मींस मैंने अपने वर्कर्स को भी हमेशा सेटिस्फाइड रखना है। तो आपको नहीं लगता मैनेजमेंट के अलावा कुछ और भी बहुत कुछ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में? So once everything is managed properly, effectiveness of administration itself exists. अगला भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, development of personnel. What is the meaning of personnel? Sixth point, development of personnel. What is the meaning of personnel? बताया हुआ है, it's not for the first time we are discussing this word in the class. Who will tell personnel? Wow.
कुछ भी नहीं सुना, फिर किसी को नहीं पता पर्सोनल क्या है। ग्रुप ऑफ पर्सन इज नेम्ड एज पर्सोनल और ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग कॉल्ड पर्सोनल। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल? मीन्स देयर विल बी ग्रोथ and development in their career. What it means? How the growth and development will be there in their career? वो अपना काम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें स्पेशलिस्ट अपॉइंट किया, और उसी काम को वो बार बार कर रहे हैं, तो एक्सपर्टाइज नॉलेज उन्हें होगी, एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो लो लेवल से मिडिल लेवल में शिफ्ट हो जाएंगे, और मिडिल लेवल से वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट भी बन सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल। और हम लोगों ने प्रमोशन का स्कोप भी दिया है, और we just give them an opportunity कि हम different टेस्ट कंडक्ट करेंगे हायर पोस्ट के लिए। You may appear for it. This all is being done in what? Organizing in that way. Development of personnel is possible in their career. जब करियर में उनकी डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, they will feel proud on their achievement, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें प्रमोशन मिल गई है। So this all is being done with the help of organizing. पढ़ो जी क्या लिखा है। Organizing stimulates creativity amongst the manager. इस लाइन से क्या समझते हो आप? Organizing stimulates creativity amongst the manager. What it means? How creativity? How with the help of organizing the creativity is stimulated? Means we are just pressurizing them to use their creative ideas. How? Organizing में creativity. उसने बोला employees को हम instigate करते हैं to use their creative ideas. How? Because under departmentalization we made the departmental head and we gave them the full freedom how to handle the department. मैंने सेल्स मैनेजर बनाया तो मैंने इंटरफेरेंस थोड़ा ना करनी है, मैंने उसे सिर्फ टारगेट देना है, अपनी टीम से जैसे मर्जी काम करवा, जैसे मर्जी मेरे को 20% सेल बढ़ी हुई चाहिए। ठीक है ना? So once the departmental heads are being allotted or assigned, we assign the duty to them, we just give them autonomy, how to take the decision, we just give them freedom, how to handle their own department. अपने मेंबर से कैसे काम निकलवाना है, हर चीज नहीं हम बताते, हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, हमने हेड बना दिए, काम उन्होंने करना है। लाइन मेरे वाली लिखी है, इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या है? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल। ठीक है, प्रिंसिपल कैन डेलीगेट द अथॉरिटी टू द टीचर, मैनेजमेंट कैन डेलीगेट द अथॉरिटी टू द प्रिंसिपल, एंड क्लास टीचर्स may delegate the authority to the monitors. Chain is clear? Dispersal of power of taking the decision always comes from upper level to lower level. जब टॉप मैनेजमेंट अपना कुछ काम मिडिल मैनेजमेंट को करने को दे देगी, तो टॉप मैनेजमेंट का अपना वर्कलोड कम होगा कि बढ़ेगा? यही लिखा उसने। So their workload will get reduced because they are asking their juniors to perform certain activities. वो अपना प्रेशियस टाइम काहे के लिए लगाएंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के प्लान्स बनाने के लिए, फ्यूचर की फोरकास्टिंग के लिए। दे विल बी यूटिलाइजिंग देयर टाइम। सो रिडक्शन इन वर्कलोड बाय डेलीगेशन इज नॉट जस्ट नेसेसरी बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, इस लाइन का मतलब मैं समझाती हूँ। डेलीगेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज एवरीवन इज नॉट बेस्ट इन एवरीथिंग एंड एवरीवन कांट अफोर्ड टू डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन। हर बंदा हर काम अपने आप नहीं कर सकता। फिर क्या जरूरत पड़ी है? अगर सीनियर या बॉस ने सारा काम खुद ब खुद करना, फिर टीम मेंबर देने की क्या जरूरत है? मैं अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू रख रही हूँ। हर पॉइंट में 10 बंदों की एक टीम बनाई गई, उसमें से एक लीडर बनाया गया, 9 बंदे उसकी हेल्प के लिए हैं, तो उन 9 बंदों में वो काम बांटेगा ना। सो डेलीगेशन बिकम्स अ नेसेसिटी टू रिड्यूस योर वर्कलोड बिकॉज यू आर नॉट इफेक्टिव इनफ इन परफॉर्मिंग ईच जॉब, in performing each activity. You have to be quiet, both of you. You shift there to the window side and just listen to me. See from the book where I am teaching. But also allows the manager to develop new methods. उसने अपने रूटीन के काम अपने जूनियर्स को करने को बोल दिए, जो वो टाइम फ्री मिलता है उसे वो फ्यूचर के लिए नए मेथड्स और वेज ढूंढता है। It gives them the time to explore areas for growth. हमारे मैनेजर्स कुछ नया नया सोचेंगे, क्योंकि रूटीन के काम, फाइल पे साइन करने, फाइल की चेकिंग करनी, रूटीन की परचेज की, वो तो क्लर्क भी कर सकता है। और हमने बोला जब तक बिल की अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी तब तक मेरे पास कोई फाइल ना भेजना। मतलब 1 लाख से कम तक हम लोगों ने अथॉरिटी क्लर्क को ही दे दी साइन करने की। यू आर सेविंग योर प्रेशियस टाइम
You can sit in your cabin as a manager and you can just explore the new ideas for the future. In that way, we are developing our persona. हम अपने मैनेजर्स को रूटीन के मैटर्स में इंडल्ज करने को नहीं बोल रहे, हम उन्हें बोल रहे हैं रूटीन के मैटर्स आप डेलीगेट कर दो, क्योंकि इसी चैप्टर में मैंने डेलीगेशन भी पढ़ना है. डेलीगेशन मींस रूटीन मैटर्स कैन बी डेलीगेटेड और distributed or dispersed to the lower level because that work can be done by them even. Delegation also develops in subordinates. Yes, जब मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करने को दे दिया, they will feel proud कि हाँ मेरे मैनेजर का मेरे पे ट्रस्ट है, तभी तो मेरे को ये काम मिला है. ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, जब बॉस खुद ब खुद सारे काम करता है तो एम्प्लॉइज को लगता है हमें किसके लिए रखा है, so we are good for nothing. He doesn't have trust upon us. Why he is not asking us to do any type of activity? And sometimes when you delegate the challenging job to your employees, they feel good. ठीक है, हमेशा होता है ना, जब किसी बंदे को चैलेंज दिया जाता है तो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश जरूर करता है, और साथ में मैनेजर ने बोल दिया आई एम गिविंग यू दिस ड्यूटी बिकॉज आई ट्रस्ट अपॉन यू एंड आई थिंक यू कैन डू इट. Even then, if you are facing any problem, you are free to ask any query, any question from me. Don't feel hesitate to come to me. जब इस तरह के स्टेटमेंट मैनेजर बोलता है तो वर्कर्स विल बी मोटिवेटेड ऑन देयर ओन. वर्कर्स को एक मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है. एंड उसने हेडिंग बनाया था डेवलपमेंट ऑफ पर्सोना. मेरे मैनेजर को फ्री टाइम मिल गया डेलीगेशन करके, वो नए नए आइडियाज एक्सप्लोर कर लेगा, और सबऑर्डिनेट्स की भी तो डेवलपमेंट हुई क्योंकि हम लोगों ने उन्हें काम करने को दिया. दे विल बी गेटिंग एक्सपीरियंस हाउ टू हैंडल द थिंग्स बिकॉज दे स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स विदाउट द इंटरप्शन एंड विदाउट द गाइडेंस ऑफ द सीनियर. अब उन्हें काम करना सिखा रहे हो बिना गाइडेंस के, उन्हें खुद ब खुद आप क्या बना रहे हो, इंडिपेंडेंट बना रहे हो. वंस यू आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट तो डेफिनेटली देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोना. प्रोजेक्ट वर्क का सिर्फ मैं लेक्चर ही देती हूँ, 2-3 लेक्चर दिए होंगे, आपने प्रोजेक्ट वर्क खुद करना है ना. इट मींस कि आई एम डेवलपिंग द स्किल हाउ यू प्रेजेंट योर आइडियाज, how you present or how you use your aesthetical sense. That's why the CBSE has introduced the project work, because in your university classes, in your colleges, you need to present your project work. So we are preparing you at the school level, right? Why we are introducing the Viva? Why CBSE has introduced? So that you can express your views in front of external. How to speak in front of external. तो एक तरह से जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे तो भी तो आपको इंटरव्यूअर के आगे बोलना है, उसके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो व्हाई नॉट एट द स्टेज? तो हर स्कीम, सीबीएसई की जो भी एजुकेशनल स्कीम है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है. ठीक है, समटाइम्स वी अंडरस्टैंड द हिडन criteria behind it and sometimes we don't discuss it, but otherwise the scheme or the new NEP is going to help a lot my coming generations, right? Because everything they are making practical. Theoretical or bookish language they are just keeping aside. They want everyone to be the all rounder. ठीक है, जो भी नई पॉलिसीज के फंडास आ रहे हैं वो हर बच्चे को ऑलराउंडर बनाना उनका फोकस है. कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट. आपने बताना मेरे को पढ़ के तीनों लाइनें. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. हाउ ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. भाई, expansion and growth of the organization. How come? How organizing helps in expansion and growth? Organizing की हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी. हाउ? हाउ? Read 5 or 4 lines which he has written in your book and tell me the explanation. Make up your mind, use your own creativity and then explain to me. देखो आपको क्या समझ आता है. Read, hurry up. आसानी. आपने मेरे को किसी एग्जाम्पल देके समझाना. 4 लाइनों का क्या मतलब आपको लगा पता? और कोई भी माइंड में एग्जाम्पल को इंस्टेंट एग्जाम्पल आ जाती होती है जब हम किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो वी कैन रिलेट इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. यस, वेटिंग. चलो मनरीत, 4 लाइनें समझ आ गई? कोई ऐसी लाइन है जिसका मीनिंग आपको ना समझ? सिंपल इंग्लिश है. हाँ बताओ जरा, पहले जो लिखा है वो बता दो, उसका मीनिंग अपनी लैंग्वेज में. ऑर्गेनाइजिंग के कारण एक्सपेंशन और ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? मास्क मास्क थोड़ा सा नीचे करके बोलो. अच्छा चलो आप बोलो.
एग्जिस्टिंग फर्म है, आगे थोड़ा सा मास्क रिमूव करके बोलो। मेरे माइंड में अभी एग्जांपल आई जब ये बात कर रही थी। फॉर एग्जांपल अर्लियर वी वर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड दैट वी वर जस्ट सप्लाइंग विद इन आवर नेशनल बाउंड्री, और 5 साल हो गए मेरे देश में मेरा सामान धड़ाधड़ बिक रहा है और अच्छी रेपुटेशन है, हर शॉपिंग साइट पे भी मेरा सामान बिक रहा है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है पूरे नेशन में, आई गॉट द नेम एंड फेम, राइट? नाउ माय टीम डिसाइडेड व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर अदर कंट्रीज, व्हाई नॉट टू एंगेज आवरसेल्फ इन एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स. This is what we call expansion. So for that, whatever you were saying, we will sit together, we will discuss the things, and this is our team members, they suggested कि इतना ज्यादा हम लोगों ने नेम और फेम नेशनल बाउंड्री में ही अटेन कर लिया पिछले 5 सालों में, why not to explore the other countries? So we started our export house, we took the risk, और बिजनेस में बोलते हैं जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा गेन की पॉसिबिलिटी है. So this happened due to organizing. बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग में पहले आप नॉर्म्स में रह के काम करते हो और उसके बाद आप ये टीम में बैठ के सोचते हो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट द न्यू चैलेंजेस, एंड व्हेन यू डिसाइड टू एक्सेप्ट द न्यू चैलेंजेस डेफिनेटली यू विल बी इन द डिजायर ऑफ ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग. और बहुत आसानी से, जैसे रिलायंस, कभी फुटवेयर सेक्शन इसका नहीं हुआ करता था, अब तो चलो सारे सेक्शन बंद है, कभी फुटवेयर सेक्शन नहीं हुआ करता था, दे इंट्रोड्यूस द फुटवेयर सेक्शन. कभी ज्वेलरी सेक्शन नहीं हुआ करता था, दे इंट्रोड्यूस द ज्वेलरी सेक्शन. कभी रिलायंस फ्रेश फ्रूट नहीं हुआ करता था, फ्रेश रिलायंस फ्रेश, दे इंट्रोड्यूस दैट पेरिशेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आल्सो. सो दिस इज व्हाट दे एक्सप्लोर्ड इन एवरी फील्ड, एवरी न्यू फील्ड. ठीक है, टाटा का पहले कभी साल्ट ही हुआ करता था और टी हुआ करती थी, टाटा की अब मसाले भी आ गए हैं, टाटा की दालें भी आ गई, सीरियल्स में दे आर इंट्रोड्यूसिंग. ठीक है, और टाटा का डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोरूम्स भी हैं जिसमें, हाँ जी, हाँ वो तो पहले से ही है, मतलब ऑटोमोबाइल से लेके छोटे छोटे कंज्यूमर गुड्स तक भी हैं. ठीक है ना, गाड़ियों में फेमस है ना, टाटा की गाड़ियां फेमस है ना. ठीक है, मतलब ऑटोमोबाइल से लेके छोटे छोटे चीजों में भी दे आर गेटिंग द नेम एंड फेम. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू देमसेल्व्स ओनली टू द लिमिटेड एडिशन ऑफ द गुड्स, एंड दैट हैपेंस when they are sitting together, they are discussing the matters with their subordinates, they are getting their new ideas and they are exploring in the new fields. Point is clear? So with the help of organizing, expansion and growth is very much possible. New and new additions you can make. Start करेंगे Monday, types of organizational structure. बड़ा चैप्टर है.